नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग एकेडमी में। मैं आशुतोष कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी 2025 प्रवेश परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आगे चल के हम लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है ये। द एंटी पार्टिकल इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये एंटी पार्टिकल क्या होता है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एंटी पार्टिकल क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जिसको कहते हैं एंटी पार्टिकल या फिर समतुल्य प्रतिद्रव्य। आपने ये पढ़ा होगा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, मतलब एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझिए इसको समझिए आखिर ये काम कैसे चलता है। तो आपने एक पढ़ा हुआ है कि एक एटम होता है। आपने पढ़ा हुआ है कि एक एटम होता है, मतलब परमाणु होता है। आपने पढ़ा हुआ है एक एटम होता है या परमाणु होता है। उस परमाणु में आपने पढ़ा हुआ है, उस परमाणु में आपने पढ़ा हुआ है कि उसके बीच में नाभिक होता है। बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। उसके बीच में नाभिक होता है या जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बीच में नाभिक होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अगर हम लोग इस बारे में बात करें, अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग इस चीज़ को समझे, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम में, किसी भी एटम में या फिर परमाणु में, किसी भी एटम में या परमाणु में आपके पास प्रोटॉन होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है और आपके पास न्यूट्रॉन होता है। परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं? परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसको कहते हैं प्रोटॉन। ये आपका प्रोटॉन हो गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका न्यूट्रॉन हो गया। इतना तो सबको पता होता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो कमाल की बात है वो ये है, जो कमाल की बात है वो ये है कि सिर्फ ये 3 नहीं होते। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होते हैं, तो आप गलत हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं वो सिर्फ 3 नहीं है, वो कई सारे हैं। मतलब 200 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स, 200 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो अभी तक एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो जिन लोगों को बस ये पता था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो गलत है। 200 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सब आए कहाँ से? तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा भी और भी कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जितने भी पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हर किसी का एक एंटी पार्टिकल होता है। हर किसी का एक एंटी पार्टिकल होता है। जैसे आपने देखा कि एक एटम है, आपने देखा कि एक एटम है, एटम में प्रोटॉन है, एटम में इलेक्ट्रॉन है और एटम में न्यूट्रॉन है। एटम के पास प्रोटॉन है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन है और एटम के पास न्यूट्रॉन है। तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है? नहीं, इसके अलावा 200 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, इन सब का एंटी पार्टिकल्स भी होता है। इन सब का एंटी पार्टिकल होता है। प्रोटॉन का भी एंटी पार्टिकल है,
इलेक्ट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है और न्यूट्रॉन का भी एंटी पार्टिकल है। मतलब जैसे ये कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, उसी तरह से भगवान ने हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल बनाया हुआ है। भगवान ने हर पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल बनाया हुआ है। मतलब अगर प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा, न्यूट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब ये प्रोटॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होगा, और न्यूट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल को एंटी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एंटी पार्टिकल को एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है। इस तरह से हमने ये समझा कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उन सब का एक एंटी पार्टिकल भी होता है, और एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होते, उसके अलावा भी 200 से भी ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा था कि समतुल्य प्रतिद्रव्यों को क्या कहा जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का समतुल्य प्रतिद्रव्य को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल को क्या कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अब सवाल ये भी होगा कि ये पॉजिट्रॉन होता क्या है। अब सवाल ये भी होगा कि इलेक्ट्रॉन का अगर एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है तो ये होता कैसे है, मतलब क्या खास बात है इसकी। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कौन सा है, पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है ये बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन आखिर होता क्या है। तो देखिए एंटी पार्टिकल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एंटी पार्टिकल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एंटी पार्टिकल का एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पॉजिट्रॉन हो गया, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका पॉजिट्रॉन। मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के पास होगा सारा पॉजिट्रॉन के पास भी होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन के पास होगा वो सारा पॉजिट्रॉन के पास भी होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा पॉजिट्रॉन पे उतना ही चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का जितना मास होगा पॉजिट्रॉन का उतना ही मास होगा। इलेक्ट्रॉन जो बिहेवियर शो करेगा पॉजिट्रॉन भी सेम ही बिहेवियर शो करेगा। बस एक चीज़ का अंतर होगा, एक ही चीज़ का अंतर होगा, और वो अंतर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। एक ही चीज़ का अंतर होगा, जो बेसिक अंतर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और पॉजिट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऋणात्मक होगा, और जो पॉजिट्रॉन होगा वो धनात्मक होगा। बस यही पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल में अंतर होता है, बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, सिर्फ उसमें चार्ज का अंतर होता है, सिर्फ चार्ज का अंतर होता है कि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ सेम, सिर्फ चार्ज का अंतर कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज तो पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज। अब एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन नहीं कह सकते क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और प्रोटॉन एक अलग पार्टिकल है। तो जो सवाल हमारा था, फिर से सवाल पे आते हैं, उस सवाल को देखते हैं। हमसे सवाल में ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्या होता है एंटी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल सब एटॉमिक हैं, जो 200 से ज़्यादा हैं, सिर्फ 3 नहीं है, उन सब का एक एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल क्या होता है, बस उसमें चार्ज का डिफरेंस होता है कि प्रोटॉन पे अगर प्लस चार्ज है तो उसके एंटी पार्टिकल पे माइनस चार्ज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन का सारा कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ सेम रहेगा, बस अंतर ये हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज का जो कहानी है थोड़ा इंटरेस्टिंग है। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है, समझिएगा इसको। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो निगेटिवली चार्ज्ड है। जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने देखा, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ ऋणात्मक आवेश वाले कण हैं। तो वो कैथोड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा देखा कि कुछ ऋणात्मक आवेश वाले कण हैं। तो इन कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। ये जो ऋणात्मक आवेश वाले थे, इन कणों को उन्होंने क्या दे दिया, ये ऋणात्मक आवेश वाले जो कण थे, इनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। तो जे थॉमसन एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कुछ ऋणात्मक कण हैं, उन कणों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। तो आप आइए आते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? जे थॉमसन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? तो जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उनको क्या मिला था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में उनको निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मिले थे, मतलब ऋणात्मक आवेश वाले कण मिले थे, जिनको उन्होंने क्या कहा था? जिनको उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि किसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश किसके पास होता है, धनात्मक आवेश किसके पास होता है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको तुरंत बताया कि एक एटम अगर हम कंसीडर करते हैं, इस एटम में बीच में होता है नाभिक। एटम के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। इस नाभिक में क्या होता है? इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अगर एक एटम को एनालिसिस किया जाए तो हम कह सकते हैं कि परमाणु में क्या क्या होगा। तो परमाणु में आपका प्रोटॉन होगा। परमाणु में क्या क्या होगा? तो परमाणु में आपका प्रोटॉन होगा, परमाणु में आपका इलेक्ट्रॉन होगा और परमाणु में आपका न्यूट्रॉन होगा। परमाणु में आपके पास प्रोटॉन होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा, परमाणु में न्यूट्रॉन होगा। अब सवाल ये है कि हमें ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, मतलब धनात्मक आवेश इन तीनों में से किसके पास है। तो यहाँ पे आप डायग्राम से भी देख सकते हो कि प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। अभी एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये हो गया आपका प्रोटॉन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका प्रोटॉन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। ये हो गया आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा? तो धनात्मक आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होगा? तो ऋणात्मक आवेश होगा। और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होगा? तो कोई आवेश नहीं होगा।
मतलब प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। मतलब प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन सब जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है, आखिर किसने देखा कि ये प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, किसने देखा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और किसने देखा कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता? क्या अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है तो क्या वो दिखेगा, उस पर प्लस साइन हुआ बना हुआ दिखेगा क्या? इलेक्ट्रॉन को हम माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या उस पर माइनस साइन बना हुआ दिखेगा क्या? या न्यूट्रॉन को हम देखें तो ऐसा कुछ साइन दिखेगा क्या उस पर ऊपर? तो क्यों कह रहे हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, एक फेनोमेना होता है, इस चीज़ को समझिएगा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, क्यों हम लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे का तर्क क्या है? तो एक डिवाइस होता है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। एक डिवाइस होता है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या करता है, ये आवेश के बारे में पता करता है, आवेश को, चार्ज को आइडेंटिफाई करता है, ये चार्ज को आइडेंटिफाई करता है इलेक्ट्रोस्कोप। ये करता क्या है सुनिएगा, ये करता ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मतलब विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्कोप ने इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस कर दिया। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि मतलब इलेक्ट्रोस्कोप ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लिया, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। किसने प्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रोस्कोप ने प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रोस्कोप प्रोड्यूस कर सकता है। अब सवाल यह है कि यहाँ पे मैंने 3 पार्टिकल लिया, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी। मैंने 3 पार्टिकल लिया और तीनों पार्टिकल के बारे में मुझे पता नहीं है कि ये पार्टिकल कौन सा है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, मुझे पता नहीं है। और मुझे ये भी पता नहीं है कि इस पर चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव है या कोई चार्ज नहीं है, मुझे पता नहीं है, क्योंकि देख के तो पता कर नहीं सकते, और अगर माइक्रोस्कोप से देखे तो भी पता नहीं कर सकते, तो आखिर कैसे पता करेंगे? 3 पार्टिकल मैंने लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में इन तीनों पार्टिकल को रखा। अब तीनों को रखने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक चीज़ करेंगे, देखेंगे कि ये पार्टिकल जा किधर रहा है। हमें ये देखना होगा कि ये पार्टिकल किधर जा रहा है। मान लीजिए ए पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जाने लगा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और मान लीजिए बी पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ। और जो सी पार्टिकल है ये अपनी जगह पे स्थिर है, सी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, सी पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, सी पार्टिकल किधर भी नहीं जा रहा, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। तो हमने ये कॉन्वेंशन बना लिया, हमने एक कॉन्वेंशन बना लिया कि जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा हम उसको पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा चलेगा, उसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहेंगे। जो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा उसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहेंगे, और जो पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा उस पर हम कह देंगे कि कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है मतलब कोई आवेश नहीं है। मतलब हमने क्या किया, 3 पार्टिकल लिया ए बी और सी, हमें पता नहीं है कि उस पर कौन सा आवेश है। हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रोस्कोप में रखेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप में रखने के बाद इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और हम ये देखेंगे कि ए बी सी का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। अगर ए का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो रहा है तो हम कहेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब धन आवेश है, मतलब धनात्मक आवेश है। और अगर अपोजिट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि ऋणात्मक आवेश है।
और अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि कोई आवेश नहीं है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बेसिकली ये पूछा गया था कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है। तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैज अपोजिट प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि एंटी पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल। मैंने बताया हर एक पार्टिकल के लिए एक एंटी पार्टिकल होता है जिसका बिहेवियर अपोजिट रहता है। हर एक पार्टिकल के लिए एंटी पार्टिकल होता है जिसका बिहेवियर अपोजिट होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल अपोजिट प्रॉपर्टी ऑफ द नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल इज नोन एज एंटी पार्टिकल। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का कुछ ना कुछ एंटी पार्टिकल होता है। जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी का कुछ ना कुछ एंटी पार्टिकल होता है। जैसे अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल होगा। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा, और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा। तो इन सब का एंटी पार्टिकल होता है। प्रोटॉन का क्या होगा? एंटी प्रोटॉन। ये क्या है? इस पार्टिकल का जस्ट उल्टा, इसका बिहेवियर बिल्कुल उल्टा होता है, जिसको हम लोग एंटी पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल का जस्ट उल्टा बिहेवियर मतलब अपोजिट बिहेवियर। मतलब कैसा बिहेवियर? अपोजिट बिहेवियर। अगर एक पार्टिकल के अपोजिट कोई बिहेवियर कर रहा है तो उसको एंटी पार्टिकल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? पॉजिट्रॉन होगा। और न्यूट्रॉन का क्या होगा? एंटी न्यूट्रॉन होगा। आपसे सवाल ये पूछ रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल दैट हैज अपोजिट प्रॉपर्टी टू द नॉर्मल सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं? एंटी पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके अपोजिट में जो बिहेवियर शो करते हैं पार्टिकल्स, उनको एंटी पार्टिकल्स कहते हैं। आइए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, हु क्वाइंड द टर्म एटम, मतलब सबसे पहले एटम टर्म का यूज किसने किया था? सबसे पहले परमाणु जो है, सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया था? परमाणु शब्द जो है सबसे पहले किसने दिया था? परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो साहब हैं ये हैं डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम वर्ड दिया था, मतलब इन्होंने परमाणु के बारे में कहा था। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम वर्ड दिया था, मतलब परमाणु के बारे में कहा था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि कोई तो ऐसा चीज होगा जिससे सारा मैटर बना होगा। मैटर मतलब पदार्थ। मैटर मतलब क्या? पदार्थ। तो डेमोक्रिटस को ऐसा लगा था कि कोई तो ऐसा पार्टिकल होगा जिससे ये सारे पदार्थ बने होंगे, ये सारे सब्सटेंस बना होगा। तो उसको उन्होंने बोल दिया कि ये जो सारे पदार्थ हैं किस चीज़ से बने हुए हैं? सारे पदार्थ किस चीज़ से बने हुए हैं? तो उन्होंने कह दिया कि एटम से बना हुआ। किससे बना हुआ? एटम से बना हुआ या फिर परमाणु से बना हुआ। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो परमाणु है ये इनडिविजिबल है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता। डेमोक्रिटस ने यह भी कहा था कि इस परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा नहीं जा सकता है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। और पहली बार डेमोक्रिटस ने ऐसा बताया था कि जो पदार्थ हैं, जो सब्सटेंस है, किसी न किसी चीज़ से मिलके बना होगा, और ये जिस चीज़ से मिलके बना हुआ है उसका नाम है परमाणु। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। तो किसने खोज की है? परमाणु की खोज किसने की है? तो डेमोक्रिटस ने खोज की। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये तो आपको पता चल गया था पहले, मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? कोई भी आवेश नहीं होता।
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। अब सवाल यह है कि कितना होता है। ये जो ऋणात्मक आवेश होता है इसके ऊपर, ये जो निगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, कितना चार्ज होता है? कितना चार्ज होता है उसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कितना चार्ज होता है? तो इसका वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इसको कूलाम बोलते हैं, कूलाम। इसको सी से डिनोट किया जाता है। तो कहीं पे भी सी लिखा हुआ हो, कहीं पे भी सी लिखा हुआ हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो आप चार्ज के संदर्भ में, चार्ज के संदर्भ में, आवेश के संदर्भ में उसको कूलाम समझना है। आवेश के संदर्भ में ये सी का मतलब क्या है? कूलाम है। और ये होता क्या है? आवेश का मात्रक होता है। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। तो सवाल अगर ये बने कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम होता है आवेश का मात्रक। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतना आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है। और यहां से आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये देखिए कितना कम आवेश है। ये जो आवेश है कितना कम आवेश है। अगर इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो ये बहुत ही कम है। मतलब अगर मैं लिखूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इतना आवेश होता है। तो अगर इसको प्रैक्टिकली समझाया जाए तो बेसिकली ये बहुत ही कम है। 1.6 डिवाइड बाय, अगर माइनस को आप नीचे लेके आइएगा तो 10⁻19, और अगर इसको और सॉल्व करिएगा तो 1.6 और 1 पे 19 जीरोज आ जाएंगे, 19 जीरोज आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वैल्यू कितना कम है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम आवेश होता है। और कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं बार बार कम इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस बात पे कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है बहुत कम होता है। और बहुत कम आवेश, इस बात से भी हम लोग समझ सकते हैं कि पावर में -19 लेना होगा तभी तो कम आवेश होगा। पावर में -19 लेना होगा तभी तो कम आवेश होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही कम आवेश होता है। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, बहुत कम आवेश होता है। ओके। अब अगला सवाल है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। मतलब यहाँ पे कुछ आपको एलिमेंट दिए हुए हैं। Cr मतलब क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, Mg मतलब मैग्नीशियम। अब आपको बताना है, इस क्वेश्चन में बताना है कि न्यूट्रॉन किस पदार्थ में नहीं है, किस एलिमेंट में न्यूट्रॉन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर कैसे पता करें कि किसी पदार्थ में न्यूट्रॉन है कि नहीं है, और अगर है तो कितना है, कैसे पता कर सकते हैं। तो सुनिए, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट या तत्व को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स, जेड और ए। किसी भी तत्व या एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स, जेड और ए। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैग्नीशियम का, Mg12 और 24। मैंने कहा कि एक एलिमेंट को एक्स, जेड, ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने Mg12 और 24 ले लिया। Mg12 और 24, ये Mg क्या है? ये मैग्नीशियम है। क्या है Mg? ये मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम मैंने ले लिया, 12, 24 ले लिया। ये एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया Mg के बारे में। अब यहाँ पर ये क्या है? तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं इन दोनों के हिसाब से कि जेड हमारा हो गया 12 और ए हमारा हो गया 24। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जेड हो गया हमारा 12 और ए हो गया हमारा 24। आखिर क्या है ये जेड और क्या है ये ए?
आखिर क्या है ये जेड और क्या है ये ए? तो जेड है अब आपका परमाणु संख्या, जेड मतलब परमाणु संख्या, और ए मतलब परमाणु भार, ए मतलब परमाणु भार। मतलब किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का हम लोग परमाणु संख्या और परमाणु भार रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। मतलब अगर mg के बारे में बात करूं तो mg का परमाणु संख्या हो जाएगा 12 और mg का परमाणु भार हो जाएगा 24। mg का परमाणु संख्या हो जाएगा 12 और mg का परमाणु भार हो जाएगा 24। ये पीरियोडिक टेबल में आप देख के समझ सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, परमाणु संख्या, परमाणु भार आप पीरियोडिक टेबल में देख के समझ सकते हैं। अब सवाल ये है, ये तो हमें पता चल गया कि परमाणु संख्या 12 है और परमाणु भार 24 है। मतलब अगर हम mg के बारे में बात करें, 12 और 24 के बारे में बात करें, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि z 12 है और a 24 है। मतलब परमाणु संख्या 12 है, मतलब परमाणु संख्या 12 है और परमाणु भार 24 है। और परमाणु भार के हेलो, कौन सा? ठीक है, यहीं से वो कटा था ना। ठीक है, ओके। तो आप देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है उसका परमाणु संख्या, परमाणु भार यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे मतलब ये सवाल हमारे सामने यहाँ पर है, ये सवाल हमारे सामने है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। सवाल हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। अभी मैंने आपसे बात किया, जो बात किया वो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल ये है कि कितना होगा, कुछ तो वैल्यू होगा उसका, कुछ तो वैल्यू होगा उसका। तो वो जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना आवेश होता है। आपको ये बात याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो बहुत ही कम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो बहुत ही कम आवेश होता है। कम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये याद रह जाए कि यहाँ पे -19 होगा। यहाँ पे कितना होगा? -19 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश बहुत कम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब बहुत कम। तो अगर 10⁻⁻19 को रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करिएगा तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा ही, जीरो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। दिस मीन्स कि बहुत ही कम वैल्यू है। और यहाँ पर एक बात और आप देखिए, यहाँ पर एक बात और आप देखिए कि जो ये C है, ये C को कूलाम कहते हैं। यहाँ पे जो ये चार्ज के बगल में C लिखा हुआ है, C को कूलाम कहते हैं। और ये कूलाम जो है कुछ नहीं, बस आवेश का मात्रक होता है। कूलाम क्या? कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है। कूलाम क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद है। Cr मतलब क्रोमियम, H मतलब हाइड्रोजन, C मतलब कार्बन, Mg मतलब मैग्नीशियम। तो हमें पता करना है, हमें ये पता करना है कि न्यूट्रॉन के बारे में कैसे क्या होगा। अब सुनिए, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है उसको एक्स जेड ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसको हम लोग एक्स जेड और ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को एक्स जेड और ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैग्नीशियम ले लिया जिसका जेड 12 है और 24 ए है। तो अब क्या होता है ये जेड और ए?
जेड और ए क्या है, तो जेड है 12, जेड को क्या कहते हैं, ये परमाणु संख्या है। ए है 24, इसको क्या कहते हैं, तो परमाणु भार है। मतलब mg का परमाणु संख्या 12 और mg का परमाणु भार हो गया 24। परमाणु संख्या 12 और परमाणु भार 24 हो गया। mg 12 24 मतलब परमाणु संख्या 12 और परमाणु भार हो गया 24। अब इससे क्या क्या पता कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी पार्टिकल का जेड और ए अगर पता है तो हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। तो इसके लिए आप समझिए कि जितना जेड होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। किसी भी सब्सटेंस में जितना जेड होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, जितना जेड होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। और किसी भी सब्सटेंस में जितना ए होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब जेड क्या बताता है, जेड हमें बताता है कि प्रोटॉन कितना है। जेड क्या बताता है, जेड हमें बताता है कि प्रोटॉन कितना है। और ए क्या बताता है, ए बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है। ए हमें बताता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है। जेड मतलब परमाणु संख्या, ए मतलब परमाणु भार। तो परमाणु संख्या बताता है कि प्रोटॉन कितना है और परमाणु भार बताता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना है। तो अगर mg 12 और 24 में, अगर mg 12 और 24 में हमें ये पूछा जाए कि प्रोटॉन इसके पास कितना है, अगर हमें ये पूछा जाए कि प्रोटॉन कितना है तो हम कहेंगे 12 प्रोटॉन है उसके पास। और अगर हमें ये पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितना है, अगर हमें ये पूछा जाए कि इसके पास न्यूट्रॉन कितना है तो हम क्या करेंगे, हम ए में से जेड को माइनस कर देंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए में से जेड को माइनस कर देंगे। मतलब अगर न्यूट्रॉन पूछा जाए तो 24 में से 12 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 12। मतलब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि प्रोटॉन कितना है, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितना है, तो आप कहिएगा 12 प्रोटॉन है। 12 प्रोटॉन है, क्यों, क्योंकि इसका जेड 12 है। 12 प्रोटॉन क्यों है, क्योंकि इसका जेड 12 है। और आपसे ये पूछा जाए कि न्यूट्रॉन कितना है, तो आप 24 में से 12 को माइनस कर दीजिएगा, जितना आ जाएगा उतना आपका न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। आप ए में से जेड को माइनस कर दीजिएगा, जितना आ जाएगा उतना आपको न्यूट्रॉन का संख्या पता चल जाएगा, जितना आ जाएगा उतना न्यूट्रॉन का संख्या पता चल जाएगा। जेड क्या है, परमाणु संख्या। जेड यहाँ क्या है, परमाणु संख्या। और ए यहाँ क्या है, परमाणु भार। ए क्या है यहाँ पर, परमाणु भार। तो प्रोटॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, जेड का वैल्यू ले लेंगे और न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस जेड कर देंगे। अब एक कमाल का बात है, हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा सोचिए। हाइड्रोजन के बारे में सोचिए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। मतलब इस केस में जेड भी 1 है और ए भी 1 है। अगर इस केस में मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन है, तो आप कहिएगा 1 प्रोटॉन है, क्योंकि जेड कितना है, 1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के पास कितना न्यूट्रॉन है, तो आप कहिएगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो ए माइनस जेड करना पड़ता है। आप कहिएगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए तो ए माइनस जेड करना पड़ता है, मतलब 1 - 1 करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सबके पास न्यूट्रॉन रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो आपसे सवाल यही पूछा गया था कि एक्सेप्ट फॉर 1 न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑल एटम, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन
नहीं होता है। आइए अब अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस में क्या नहीं होता है? तो ये पहले ही भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपका मान लीजिए एटम है। एटम के अंदर में आपको मिलेगा नाभिक, एटम के अंदर में आपको मिलेगा नाभिक, और नाभिक के अंदर में आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर आपको मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है, जो इसके चारों तरफ का चक्कर लगाता है। तो सवाल ये था कि नाभिक में क्या क्या होता है। सवाल ये था कि नाभिक में क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता है? और न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता है? तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं होता है। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि नाभिक के अंदर क्या नहीं होता है। नाभिक के अंदर क्या नहीं होता है? तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब अगला सवाल आपसे सेम वही पूछ दिया, उसी को घुमा के पूछ दिया कि नाभिक के अंदर क्या होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? तभी मैंने आपको बताया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो प्रोटॉन भी लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है, होता तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नया नाम दिया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नया नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नया नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के ही नाम दिया गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाने के बाद जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन। तो नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देंगे, तो जिसका नाम बनेगा वो होगा न्यूक्लियॉन। तो नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियॉन होता है। अब आपके सामने अगला सवाल है, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में, सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है? सामान्यतः परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु का जो नाभिक है उसमें क्या रहेगा? तो अभी मैंने बताया, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और केवल न्यूट्रॉन भी नहीं रहेगा। केवल न्यूट्रॉन भी नहीं रहेगा, प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा। अगला सवाल, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैज वीक इंटरेक्शन विथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। क्या है? पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है? और कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल कहने का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल कहने का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से हमने तो पढ़ा है कि प्रोटॉन पे तो प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा होता है? प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है।
प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, मतलब P+। और अभी हमने पढ़ा पॉजिट्रॉन, अभी हमने पॉजिट्रॉन पढ़ा, तो पॉजिट्रॉन पे भी धनात्मक आवेश होता है E+। पॉजिट्रॉन पे भी कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, मतलब E+। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी पता है हमें, इलेक्ट्रॉन पे भी कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, E-, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो क्या बच गया? बच गया आपका न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रिनो एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। यह है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रिनो पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रिनो पे कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रिनो पे कोई भी आवेश नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो क्या होगा? अब सबसे पहले आप बोर के मॉडल को समझिए। सबसे पहले आप बोर के मॉडल को समझिए और ये कोशिश करिए समझने का कि आखिर बोर ने कहा क्या था। बोर साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, बोर साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब जब वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो कोई तो जगह होगा ना वहाँ पे लगा रहा होगा, कोई जगह होगा जिस जगह पे वो चक्कर लगा रहा होगा। तो उस जगह को उन्होंने ऑर्बिट बोल दिया या कक्षा बोल दिया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर चक्कर लगा रहा है, जैसे आप समझिए इस बात से कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो वो किसी जगह पे घूम रही होगी ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सन है और ये अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है। सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो अर्थ का एक ऑर्बिट होगा ना, अर्थ का एक ऑर्बिट होगा और इसी ऑर्बिट में अर्थ घूम रही होगी। उसी तरह से नील बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसका एक ऑर्बिट है, उसका एक कक्षा है, उसी कक्षा में वो घूम रहा है। उसी कक्षा में क्या है? वो घूम रहा है। तो आपसे ये पूछा है कि अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले फोटोन को तो क्या होगा? अब इस चीज को समझिए कि मान लीजिए ये आपका हो गया नाभिक जिसके अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मतलब ये पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये तीसरा कक्षा हो गया। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा और भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है, इस ऑर्बिट में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? घूम रहा है। किसके चारों तरफ घूम रहा है? नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है। किसके चारों तरफ? नाभिक के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। यहाँ पे क्या है? नाभिक है। यहाँ पे क्या है? नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नाभिक के चारों तरफ क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अब सवाल है कि अगर कोई ये फोटोन एब्जॉर्ब कर ले, फोटोन एब्जॉर्ब कर ले मतलब कोई लाइट आए, कोई लाइट आ जाए, फोटोन आ जाए। फोटोन मतलब क्वांटम ऑफ लाइट। फोटोन मतलब क्वांटम ऑफ लाइट, मतलब लाइट किससे मिलके बना हुआ है? तो फोटोन से मिलके बना हुआ है। प्रकाश किससे बना हुआ है? तो प्रकाश फोटोन से बना हुआ है। प्रकाश इससे बना है तो प्रकाश फोटोन से बना है। प्रकाश फोटोन से बना है। प्रकाश में क्या होता है? फोटोन होता है। प्रकाश में क्या होता है? फोटोन होता है। प्रकाश किससे बना है? फोटोन से बना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई फोटोन आया, उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। मान लीजिए कोई फोटोन आया, उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। कोई प्रकाश आया, उस प्रकाश को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से जंप मार के दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। हो सकता है पहले ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, या हो सकता है उससे भी हाईयर ऑर्बिट में चला जाए।
हो सकता है पहले ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है दूसरे ऑर्बिट में चला जाए, हो सकता है तीसरे ऑर्बिट में चला जाए, और हो सकता है कि ना भी जाए। ये भी हो सकता है कि ये किसी ऑर्बिट में जाए ही नहीं, यहीं पे रह जाए। तो ऐसा हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो 3 केसेस बन सकते हैं। अपने हायर ऑर्बिट में जाएगा, ये हो सकता है जाए ही ना, पहले ऑर्बिट में जा सकता है, दूसरे ऑर्बिट में और भी हायर ऑर्बिट में जा सकता है, यह हो सकता है कहीं ना जाए। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो क्या होगा। एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब किया है तो वो दूसरी कक्षा में जाने की कोशिश करेगा, वो दूसरे ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, हायर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, दोलन नहीं करेगा। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है नहीं, क्योंकि उसने तो एब्जॉर्ब किया है ना, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है, प्रकाश को एब्जॉर्ब किया है, फोटोन को एब्जॉर्ब किया है। तो जब उसने एब्जॉर्ब किया है तो उत्सर्जित क्यों करेगा, वो तो एब्जॉर्ब कर रहा है। यह भीतरी कक्षा में जाना चाहता है नहीं, इलेक्ट्रॉन जब भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो हायर क्लास में जाना चाहेगा, वो जाना चाहेगा हायर ऑर्बिट में जाना चाहेगा, इनर ऑर्बिट में नहीं जाना चाहेगा, वो इनर ऑर्बिट में नहीं जाना चाहेगा, वो आउटर ऑर्बिट में जाना चाहेगा, वो आउटर ऑर्बिट में जाना चाहेगा, अपने से हायर ऑर्बिट में जाना चाहेगा, अपने से वो हायर ऑर्बिट में जाना चाहेगा। मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 वाला इलेक्ट्रॉन 2 या 3 में जाना चाहेगा जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे आउटर ऑर्बिट लिखा होता तो हम लोग इसको सही कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि वो जाएगा किधर, आउटर ऑर्बिट में जाएगा। किधर जाएगा, आउटर ऑर्बिट में जाएगा, मतलब हायर क्लासेस में जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो समझिएगा पहले कि रदरफोर्ड ने किया क्या था। पहले इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि रदरफोर्ड ने क्या किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड को एक एक्सपेरिमेंट करना था। बेसिकली जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। उन्होंने कहा था कि जो एटम है वो तरबूजे के जैसा होता है, और तरबूजे में जो बल्क मटेरियल है, उसके अंदर का जो रेड कलर का मटेरियल है, उसको उन्होंने प्रोटॉन कह दिया, या पॉजिटिव चार्ज कह दिया, या न्यूक्लियस कह दिया, और जो उसमें एम्बेडेड पार्टिकल्स हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया, और बोला कि एटम जो है वो न्यूट्रल है, बल्क जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो सीड है उस पर निगेटिव चार्ज है। तो रदरफोर्ड को ये बात समझ में नहीं आई, रदरफोर्ड को ये इसमें लगा कि इसमें कुछ झोल है, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल से वो सेटिस्फाई नहीं थे, उन्हें लगा कोई झोल है इस मॉडल में, तो उन्होंने अपना खुद का एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा, अल्फा रे स्कैटरिंग, अल्फा रे स्कैटरिंग किया था उन्होंने, मतलब अल्फा रे का स्कैटरिंग किया था उन्होंने, अल्फा रे का स्कैटरिंग किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किया क्या उन्होंने, उन्होंने क्या किया, एक थीन गोल्ड फॉइल लिया, मतलब एक गोल्ड का फॉइल लिया, एक गोल्ड का फॉइल लिया, और बहुत थीन लिया था, बहुत ही थीन, बहुत ही पतला, बहुत ही थीन गोल्ड फॉइल लिया था। थीन लेने का उनका मेन मकसद ये था, थीन लेने का उनका मेन मकसद ये था कि ज़्यादा एटम्स उसके अंदर ना हो, थीन लेने का मेन मकसद ये था कि ज़्यादा एटम्स उसके अंदर ना हो। तो उन्होंने थीन गोल्ड फॉइल ले लिया, और इसमें अल्फा पार्टिकल को पास कराया। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम पे 2+ चार्ज, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम पे 2+ चार्ज। ये जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है हीलियम पे 2+ जो चार्ज लिखा हुआ है, इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम पे 2+ चार्ज जो है, हीलियम पे जो 2+ चार्ज है, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। हीलियम पे 2+ चार्ज को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसी का उन्होंने बॉम्बार्डिंग कराया था, किस पे, थीन गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्डिंग कराया था। इसका अल्फा पार्टिकल का, तो अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, कितना, 2 चार्ज होता है।
और हीलियम है 2 और 4। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में किस चीज़ का डिस्कवरी हुआ। रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी किया, किस चीज़ का डिस्कवरी किया, क्या मिला उनको, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या पाया, क्या मिला उनको। तो इसको समझिएगा। रदरफोर्ड क्या कर रहे हैं, समझिएगा कि रदरफोर्ड एक अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग करा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या करा रहे हैं, बॉम्बार्डिंग। तो अल्फा पार्टिकल जा रहा है गोल्ड फॉल के थ्रू, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉल के थ्रू जा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या था। ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने देखा, पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि जो पार्टिकल्स है ना वो मतलब आर पार हो जा रहे हैं। जो अल्फा रे पार्टिकल जा रहा है यहाँ से, वो आर पार हो जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, बिल्कुल उसके आर पार हो जा रहा है। अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसके आर पार हो जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। मतलब अल्फा पार्टिकल यहाँ से जो ट्रांसफ़र किया गया, यहाँ से जो बॉम्बार्डिंग किया गया गोल्ड फॉइल के थ्रू, ये रुक ही नहीं रहा, बिल्कुल उसके आर पार चला जा रहा है। अल्फा पार्टिकल जो है बिल्कुल आर पार चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। कुछ एक बहुत कम थोड़ा डेविएट हो रहा है, बहुत कम जो है वो थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, बहुत कम थोड़ा सा डेविएट हो रहा है। और कुछ एक जो है बिल्कुल मतलब बहुत ही कम वापस आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो रिटर्न बैक हो रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम ऐसे हैं जो रिटर्न बैक हो रहे हैं। मैक्सिमम क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादातर क्या हो रहा है, तो ज़्यादातर गोल्ड फॉयल को, गोल्ड फॉयल को आर पार कर जाते हैं। कौन, अल्फा पार्टिकल में किसका बॉम्बार्डिंग हुआ है, अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग हुआ है, गोल्ड फॉयल को आर पार कर जाते हैं। और कुछ एक जो है वो थोड़ा सा टर्न लेते हैं, बहुत ही कम जो है वापस रिटर्न आता है। तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा बोला कि एटम जो है ज़्यादातर खाली है। एटम क्या है, खाली है, वैकेंट है। एटम क्या है, खाली है। लेकिन एटम के सेंटर पे, एटम के सेंटर पे एटम जो है क्या है, खाली है, लेकिन एटम के सेंटर पे कुछ ना कुछ तो है। एटम के सेंटर पे कुछ ना कुछ तो है जिसको उन्होंने नाभिक कह दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है, वैकेंट है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जिसको उन्होंने क्या कह दिया, नाभिक कह दिया। जिसको उन्होंने क्या कह दिया, नाभिक कह दिया। क्योंकि यही नाभिक जो है, इसी नाभिक ने, इसी न्यूक्लियस ने, इसी नाभिक ने, इसी न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल जिस पे प्लस चार्ज होता है उसको रिफ्लेक्ट बैक किया होगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम का ज़्यादातर जगह क्या है, खाली है, उसके बीच में एक नाभिक है, उसी नाभिक ने ये अल्फा पार्टिकल को रिफ्लेक्ट बैक किया होगा, मतलब रिफ्लेक्ट बैक किया होगा। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा था कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल में क्या डिस्कवर हुआ। तो रदरफोर्ड पार्टिकल में नाभिक डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, और ये डिस्कवर हुआ कि प्रोटॉन, और ये डिस्कवर हुआ कि ज़्यादातर जगह जो एटम का है वो खाली है, ज़्यादातर जगह जो एटम का है वो खाली है, वैकेंट है, और बीच में कुछ ना कुछ तो है, बीच में कुछ ना कुछ तो है जिसको उन्होंने नाभिक और न्यूक्लियस कहा। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या डिस्कवर हुआ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया। तो अभी मैंने बात किया कि परमाणु का नाभिक मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, तो न्यूक्लियर के बारे में सबसे पहले, न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था। सबसे पहले किसने बताया था, तो रदरफोर्ड ने बताया था।
ओके ओके अगला सवाल है आपके पास, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसको समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि बोर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रिजल्ट निकाला था और वो रिजल्ट उन्होंने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपनी कक्षा में घूमता है, अपनी ऑर्बिट में घूमता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, तो एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये सब इसमें घूम रहा है। और नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है तो उन्होंने इस कक्षा का एक नाम दिया। उन्होंने इस कक्षा का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसका नाम के हो गया, इसका नाम एल हो गया, और आगे चल के एम एन ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब फर्स्ट सेल को उन्होंने कह दिया के, सेकेंड सेल को उन्होंने कह दिया एल, थर्ड सेल को उन्होंने कह दिया एम, और फोर्थ सेल को उन्होंने कह दिया एन। तो उन्होंने नामकरण कैसे किया? के एल एम और एन, के एल एम और एन। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? एम सेल में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में? अधिकतम संख्या किस में? एम सेल में। मतलब हमें थर्ड वाले पे जाना होगा। हमें किस वाले पे जाना होगा? थर्ड वाले पे जाना होगा। थर्ड सेल के बारे में पूछ रहा है, एम सेल के बारे में पूछ रहा है, एम सेल के बारे में पूछ रहा है, मतलब थर्ड सेल के बारे में। नामकरण शुरू हुआ के से, के एल एम और एन। तो थर्ड सेल के बारे में पूछ रहा है, मतलब एम के बारे में पूछ रहा है। तो आखिर कैसे पता करें कि के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन और एन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? आखिर हम कैसे पता करें कि के सेल में कितना होगा, एल सेल में कितना होगा, एम सेल में कितना होगा, एन सेल में कितना होगा? कैसे पता करें कि कितना इलेक्ट्रॉन होता है एक सेल में? के कहने का मतलब है फर्स्ट, एल कहने का मतलब है सेकंड, एम कहने का मतलब है थर्ड, और एन कहने का मतलब है फोर्थ। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। मतलब अगर हमें पता करना है कि फर्स्ट सेल में कितना है, अगर हमें ये पता करना है कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, के सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, के सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हम क्या करेंगे? n की जगह 1 रखेंगे। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। और अगर हमें पता करना है कि सेकेंड सेल में कितना होगा, अगर हमें ये पता करना है कि सेकेंड सेल में कितना होगा, मतलब एल सेल में कितना होगा, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू। और अगर हमें ये पूछे कि एम सेल में कितना होगा, अगर हमसे ये पूछ रहा है एम सेल मतलब थर्ड सेल, एम सेल मतलब थर्ड सेल, एम सेल मतलब थर्ड सेल, और थर्ड सेल में 2 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 18 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर्मूला क्या लगाना है? 2n स्क्वायर। फर्स्ट सेल के लिए n इक्वल टू 1, सेकेंड सेल के लिए n इक्वल टू 2, और थर्ड सेल के लिए n इक्वल टू 3। तो जो आपका आंसर यहाँ पे पूछ रहा है, एम सेल मतलब थर्ड सेल, एम सेल मतलब थर्ड सेल। फॉर्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 2 इंटू 9 आंसर कितना हो जाएगा? 18। 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।